यस। हाँ देखो, आज सभी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक मैराथन वीडियो लेके आए हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से सारी वीडियोस को देखा, सबके रिजल्ट्स आई होप सो अच्छे भी आए होंगे। तो आज हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर की पहली रिकॉर्डिंग है और उस रिकॉर्डिंग में सबसे पहला जो एग्जाम है आपका, ठीक है, आपका जो पहला एग्जाम है वो एग्जाम है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कब है? 6 अप्रैल को। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट एक या जैसे 2 वीडियो में अपनी पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसकी सारी मैराथन हो जाएगी आपकी कंप्लीट। आपको इससे पढ़ोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं इंपॉर्टेंट आपको लगवा दूंगा इसी वीडियोस के अंदर। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो प्रैक्टिकल करना चाहे उनके भी यहाँ इसमें लग जाएंगे। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक क्वेश्चन नंबर 16 है जो 2018 के अंदर आया है आरबीडी के अंदर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर देखो, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर और एक आपका क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का कभी भी रीपेमेंट नहीं होता, समझ, इक्विटी कंपनी के वो रियल ओनर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो जाता है? रीपेमेंट हो सकता है, वो भी नहीं होते हैं, वो भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट का मतलब देखो, थोड़ा सा फास्टली यहाँ देखना, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि जैसे सपोज सामने ये कंपनी है हमारे और हम पब्लिक है, तो हमने क्या किया, कंपनी में पैसा सपोज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कंपनी ने वहां पर इन्वेस्ट कर लिया, हमने इशू किया कंपनी ने, तो उनका शेयर का सर्टिफिकेट किसके पास पड़ा है? हमारे पास पड़ा है। और इसकी वैल्यू कितने रुपए है? 5 लाख। लेकिन कंपनी ने हमको प्रॉमिस किया कि 20 साल बाद आपको आपके प्रेफरेंस शेयर का क्या हो जाएगा? रीपेमेंट हो जाएगा। तब तक आप हमसे क्या लीजिए? डिविडेंड। क्या लीजिए हमसे? डिविडेंड। एवरी ईयर हमको कंपनी क्या देती जाएगी? डिविडेंड दी जाएगी, जिसका प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो 20 साल बाद अब सपोज यहां पर वो 20 साल आज पूरे हो गए, आज पूरे हो गए, तो आप कंपनी से क्या लेने जाओगे? अपना पेमेंट लेने जाओगे कंपनी से पेमेंट। तो यहां सुनना, तो यही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी प्रेफरेंस शेयर जो आपने इशू किए थे, आप पब्लिक हमने लेके आए थे, अब कंपनी हमको क्या कर रही है? रीपेमेंट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? तो कंपनी अब आपको रीपे कर रही है वापस। रीपे का मतलब आप कंपनी ने पहले आपसे लिए थे एज अ शेयर और कंपनी आपको वापस क्या कर रही है? रीपे कर रही है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट विद क्या हो सकता है? प्रीमियम। विद प्रीमियम। जैसे कंपनी ने जब 20 साल पहले जब कंपनी ने 5 लाख रुपए लिए थे, तो ये लाइन बोली थी कि बोल भी सकती है, नहीं भी बोल सकती, कि 20 साल जैसे पूरे हो जाएंगे तो हम आपको 10% के प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे। इसका मतलब 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो इसका मतलब 5,50,000 रुपए का हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं? पेमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि प्रीमियम में पेमेंट करें, समझ आ रही है? तो फेस वैल्यू पे भी पेमेंट कर सकते हैं। 5 लाख दिए तो वापस भी कितने दिए? 5 लाख। लेकिन अगर प्रीमियम पे पेमेंट किया तो उसका मतलब 5 लाख लिए थे, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं? 5,50,000। अरे समझ आ रही बात? चलो देखो। और 2 किसको करते हैं अपन? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो सामने वाले जो पेमेंट कलेक्ट करने वाले हैं वो कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो इसके 2 मेथड, सॉरी 1, 2, 3 और कितने मेथड होते हैं? 4। ये 4 तरीके से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कॉमन पॉइंट ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अब सामने बैठे हैं चेयर पर। अरे किसमें बैठे हैं? देखो इसे, इस चेयर पे बैठे हैं सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि हमको तो क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको पेमेंट देते हैं। तो पहली एंट्री उनको बैठाने की, तो पहली एंट्री जो है वो एवरी केस में कॉमन रही कि उनको हमको पेमेंट कितना करना है, वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने का पेमेंट करना है उनको? 5 लाख, जितना प्रिंसिपल अमाउंट उठाया। और अगर उसको किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या है? प्रेफरेंस शेयर। कि हम प्रीमियम का क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं उसको। और किसको कर रहे हैं? शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहली एंट्री तो आपकी ऑलवेज क्या रहेगी? कॉमन। अरे ये चीज क्लियर है आपको? पहली एंट्री बताओ क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट दिया, और 2 में क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सामने वाले को हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आसान सी बात मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप सामने वाले को पेमेंट कैसे करोगे? या तो आपके पास पहले से सेविंग्स पड़ी होगी, तो सेविंग्स पड़ी उसमें से उठा के कितने पूरे पेमेंट कर दिए, या फिर क्या होगा
कोई प्रॉपर्टी मार्केट में क्या कर दो, बेच दो। समझ आई बात? स्टाम्प नोटरी सब लगी तो आज के तारीख में तो उसको क्या करना है, पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो कर दो। या फिर दोनों को मिक्स कर दो, कुछ पैसा, जितना पैसा पड़ा है वो तो दे दो, कम पड़ रहा है तो फिर प्रॉपर्टी क्या कर दो, बेच दो। अरे क्लियर है क्या कोई चीज? चलो ठीक है। तो अब यहां पर सुनना, पहला केस यही है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको पेमेंट किससे करना है, अपने प्रॉफिट से। और कंपनी की भाषा में, बिजनेस की भाषा में प्रॉफिट्स का मतलब होता है जनरल रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस को पीएनएल ही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव अमाउंट ऑफ पीएनएल, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पीएनएल। तो सबसे पहले तो बेटा ड्यू की एंट्री फिक्स है। सबसे पहले ड्यू की एंट्री क्या है, फिक्स। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट या रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अकाउंट या टू पीएस होल्डर। ये तो एवरी केस में क्या है, फिक्स, उनको बैठाने की। तो आप कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम का बंदोबस्त किससे करोगे, सबसे पहले प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या कम पड़ जाता है तो किससे करोगे, जनरल रिजर्व या फिर सरप्लस अकाउंट या क्या करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। तो ये 50,000 का बंदोबस्त तो अलग से हो गया। अब बाकी किसका बंदोबस्त करना है आपको, 5 लाख का। पहले किसका बंदोबस्त करना है, 5 लाख। तो 5 लाख का बंदोबस्त बेटा हम किससे कर रहे हैं, हमारे गुल्लक से। जनरल रिजर्व को किससे कर रहे हैं, पीएनएल से, गुल्लक से कर रहे हैं। तो एंट्री, तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, सरप्लस अकाउंट दिया, 2 में क्या करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। क्या लिखोगे यहाँ पर, आप तो शॉर्ट में याद कर लो, जनरल रिजर्व या सरप्लस अकाउंट दिया टू CRR। देखो बेटा सबसे पहले एंट्री बताओ, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अकाउंट दिया, फिर 2 में पीएस होल्डर। तो पहले तो प्रीमियम का बंदोबस्त करो, उस 50 लाख का बंदोबस्त। पहले प्रीमियम का बंदोबस्त किससे होगा, प्रीमियम से। किससे होगा, प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, कम पड़ जाता तो फिर किसकी तरफ जाओगे, जनरल रिजर्व सरप्लस अकाउंट दिया, फिर तुम क्या करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। अरे ये चीज क्लियर है क्या आपको? तो ये इसका बंदोबस्त तो हो गया। अब किसका बंदोबस्त करना है आपको, इस प्रिंसिपल अमाउंट का कितने, 5 लाख का। तो इसका बंदोबस्त किससे हो जाएगा, जनरल रिजर्व और क्या है, और 2 में क्या करोगे, कैपिटल रिडम्पशन CRR। सारा बंदोबस्त होने के बाद फिर लास्ट में एंट्री पीएस होल्डर अकाउंट दिया, तो क्या करोगे, तो पहले इसमें बताओ फटाफट। सबसे पहले पीएस कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अकाउंट दिया, और 2 पीएस होल्डर। उसके बाद प्रीमियम का बंदोबस्त प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, कम पड़ जाता है तो जनरल रिजर्व और सरप्लस, फिर 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 50,000 वाली एंट्री, और फिर ऊपर किसका एंट्री करना है, 5 लाख वाला। तो सरप्लस या जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, और 2 में क्या कर दोगे, CRR। और फिर पेमेंट कर दो, भैया आपका पेमेंट बंदोबस्त हो गया, पीएस होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको चीज? दूसरा तरीका बताओ। अब सपोज मेरे पास जनरल रिजर्व में क्या है, 0, 1 रुपया भी नहीं, तो फिर लोगों से उधार लूंगा। या उधार से तात्पर्य नए इक्विटी शेयर क्या करूंगा, इशू करूंगा। हाँ बेच दूंगा, मतलब मेरे इक्विटी शेयर को मार्केट में क्या कर दूंगा, बेचने को इशू कहते हैं। तो पब्लिक से मुझे क्या मिल जाएगा, आईपीओ कर दूंगा। तो एंट्री, तो पहली वाली एंट्री तो क्या रहेगी, सेम। ड्यू की एंट्री तो क्या है, बैठाने की एंट्री तो क्या है, सेम है। अब पेमेंट का बंदोबस्त मेरे पास है ही नहीं पेमेंट, तो फिर मुझे मार्केट में शेयर क्या करने पड़ेंगे, तो 1 की एंट्री बैंक अकाउंट दिया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम के लिए प्रीमियम का भी तो बंदोबस्त करना है, तो हमने इक्विटी शेयर किस पे इशू कर लिए, प्रीमियम पर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ आ गई बात? तो ये बंदोबस्त सारा का सारा कहां से हो गया, बाहर से। और ये पेमेंट करने के अपन किसको, अब तीसरी में पीएस होल्डर अकाउंट दिया तो क्या कर दोगे, अरे बेटा क्लियर है क्या आपको, पीएस होल्डर अकाउंट दिया तो बैंक। अरे ये चीज क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले बताओ, पहला केस क्या पड़ा, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम अकाउंट दिया, और 2 में शेयर होल्डर, फिर पीएस होल्डर, हाँ शेयर होल्डर हो गए। और फिर पहले प्रीमियम का बंदोबस्त किससे करना है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, फिर जनरल रिजर्व में सरप्लस अकाउंट दिया, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, फिर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट का प्रेफरेंस। तो क्या करोगे, सरप्लस है जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू CRR, फिर 5वीं एंट्री पीएस होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको? अब दूसरा पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करो, बैठाने की एंट्री, इक्विटी शेयर इशू करो मार्केट में फटाफट। तो बैंक अकाउंट दिया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर लास्ट में पेमेंट वाली एंट्री, पीएस होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको? अगला देखो, अब दोनों ही केस साथ हो सकते हैं, तो कुछ नया दिख रहा है क्या? दोनों केस का मतलब कुछ सरप्लस से दे दिया
और कुछ के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर क्या कर लिए? अरे कुछ समझ में आई क्या? कुछ के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर क्या कर दिए? तो देखो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू शेयर इशू कर दिए। तो देखो, तो पहला वाला पॉइंट, पहली एंट्री ड्यू, केस फर्स्ट की पहली एंट्री देखो मैंने प्रॉपर वैसे लिख दिया आपके यहां, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा केस 2 की कौन सी एंट्री? सेकंड एंट्री। अरे शेयर इशू करोगे ना, और फिर बाद में थर्ड एंट्री केस फर्स्ट की कौन सी एंट्री? सेकंड। फोर्थ एंट्री केस फर्स्ट की थर्ड एंट्री। अरे बोले कि दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। अरे कंपेयर को टोटल कितनी एंट्री हो गई? 5 हो गई ना, तो ये वाली एंट्री अलग से आके यहाँ बीच में आ जाएगी पहली एंट्री के बाद। तो ये 5 एंट्री हो गई अपनी, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। लेकिन एग्जाम में आपको अटेंड कैसे करना है? सर हमने तो यही सीखा है, कॉपी भरनी चाहिए। क्या चाहिए? कॉपी। तो कॉपी भरने के लिए आपको ये सारी एंट्री वापस क्या कर देना? लिख देना। अरे आई क्या समझ में? ऐसे केस फेस पर लिख के आना आप लोग। ध्यान रहे इस बार 50% का पेपर नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं आप सबको। और यहाँ और वाला ऑप्शन भी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों क्वेश्चन आते तो दोनों में सिर्फ दोनों ही कर सकते हो। नहीं, दोनों में तो सिर्फ क्या कर सकते हो? एक ही कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, पहले वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। चलो बता दें फोर्थ पॉइंट। अब हमारे पास नहीं तो जनरल रिजर्व में पैसा है, ना ही हमारे पास इक्विटी शेयर है। मतलब मार्केट में मैंने कोई इक्विटी शेयर खरीद नहीं रहा जिससे मेरे को क्या मिल सके? पेमेंट मिल सके। तो मेरे पास एक ही तरीका बचा कि मैं उनको क्या करूंगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को हाथाजोड़ी करेंगे कि सर आप एक काम कीजिए कि आप है ना प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट हो जाइए इक्विटी शेयर में। तो इनको मेन ओनरशिप मिल गई ना। पहले तो नॉर्मल शेयर होल्डर थे, अब इनको क्या मिल गई? ओनरशिप, मेन ओनरशिप। तो एंट्री सीधी सीधी पहली एंट्री तो ड्यू भी फिक्स है। अब अगर ना ही तो पैसा है और ना ही कोई इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट क्या करना है? पेमेंट की एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट दिया 2, हमने इसको क्या दे दिए? इक्विटी शेयर दिया लगे, इक्विटी शेयर ले। अब इक्विटी शेयर नहीं ले रहे तो उसको हमने क्या इशू कर दिए? नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। सर इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो प्रेफरेंस शेयर की रेट थी 5% की, 5% प्रेफरेंस शेयर मतलब कितने परसेंट से डिविडेंड मिलता था? 5%। अब उसका प्रेफरेंस शेयर हमने क्या कर दिया? रेट, डिविडेंड की रेट बढ़ा दी कि अब तो 5% वाला नहीं है, तो कितने वाला है? 7% वाला है या 10% वाला है। समझ आएगा? तो उसको हर साल जब 5% मिलता था वहां कितना मिलेगा? 10% या फिर 7%। तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? आपने उसको प्रेफरेंस शेयर से किस पे कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी शेयर या फिर नए वाले प्रेफरेंस शेयर। नए वाले प्रेफरेंस शेयर से क्या तात्पर्य है कि उसकी डिविडेंड की रेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आएगा? तभी तो उसको क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। बेटा ये जो बताया सारा समझ में आ गया तो मेहरबानी करके आप सभी इसको लिखिए, फिर इसका अगले क्वेश्चन और पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीड से रखना, लिखने का मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा गैप नहीं दूंगा। वो लिखे हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। ये तुरंत लिख के देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ तैयार मिलेगा। यस, चलो देखो सभी, अब अगला क्वेश्चन है जो 2019 में आया है और क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 17। अमाल कमीशन ऑफ क्या है? कंपनीज। अब देखो, अब अमाल कमीशन ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके लिए। देखो ये आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा हो तो आपको यहाँ पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान से। अमाल कमीशन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है कि एक कंपनी पूरी अपने आप में बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद होके दूसरी कंपनी में जाके क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है क्या आपको? यानी मर्ज हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? अमाल कमीशन। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, पहले मीनिंग लिखा है। देखो जैसे जे लिमिटेड है, वो पूरी कंपनी बंद होकर किसमें कन्वर्ट हो गई? एस लिमिटेड में। इसका मतलब जे लिमिटेड नाम की अब कोई कंपनी है ही नहीं, वो अब क्या बन गई? चाहो तो अब क्या कर सकते हो आप? एस लिमिटेड। एस लिमिटेड तो खुद कंपनी थी, मतलब इस पूरी कंपनी को किसने खरीद लिया? एस लिमिटेड ने खरीद लिया। समझ आ गई बात आपको? और चाहे तो वो मिलके अपनी कंपनी का नाम भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगले वाले केस में ना
जे लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंपनियां आपस में, दोनों ने अपनी अपनी कंपनियों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और क्या डिसाइड किया, दोनों मिलकर एक कोई नई कंपनी खोलेंगे। एग्जांपल दो, नया एग्जांपल दो कि दो एक कंपनी आपस में, सॉरी दोनों कंपनियां बंद होकर आपस में एक नई कंपनी बनी। शाबाश, वोडाफोन आइडिया, वीआई, समझ रहे हो, वो तो अलग हो गए। थोड़े पैसे वापस जोड़ेगा। हाँ वही के अच्छे दिन आएंगे। चलो देखो, अरे ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगला क्या है कि यहाँ पर जे लिमिटेड एस लिमिटेड है, जे लिमिटेड यहाँ पे एस लिमिटेड है, तो यार कंपनी बंद कौन सी हो रही है, ये वाला क्वेश्चन। इसका मतलब ये कंपनी सेल हो रही है। क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो जो सेल होती है ना उस कंपनी को क्या कहते हैं, समझेगा, वेंडर कंपनी कहते हैं। और जो कंपनी या तो नई बनती है या फिर उस कंपनी में आके कोई पुरानी कंपनी मर्ज हो जाती है, तो उस कंपनी को क्या कहोगे आप लोग, परचेसर कंपनी। परचेसर कंपनी का मतलब ये कंपनी उस कंपनी को क्या कर रही है, खरीद रही है। तो अब एक बात बताओ, आसान सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी एक चीज खरीदने जाओगे, जैसे आपने 5 रुपए का पेन लिया, आपने 5 रुपए का, तो आप क्या बोलोगे उसको कि पेन दे दो भैया। तो आपने बदले में उनसे क्या लिया, एक तो आपने पेन लिया, उसके बदले में आपने क्या दिया, 5 रुपए। ये परचेस और क्या है, ये परचेस और क्या है, इसे कोई तो अमाल कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, अमाल कमीशन। तो अमाल कमीशन क्या होता है कि वेंडर कंपनी बिकने वाली है, तो ये कंपनी पूरी की पूरी बिक के कहाँ जाएगी, परचेसिंग कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी इस वेंडर कंपनी को खरीद रहा है, तो यहाँ की सारी एसेट्स और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ जाएगी। और बदले में परचेसिंग कंपनी उसको क्या देगी, पेमेंट देगी। उसको क्या कहते हैं, परचेस कंसिडरेशन। क्या कहते हैं उसको, कि जो भी खरीदा उसके बदले उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। अरे ये चीज समझ में आ गई क्या आपको। यहाँ क्या है, एक वेंडर कंपनी है और एक कौन सी कंपनी है, परचेसर कंपनी। वेंडर कंपनी सेल आउट हो जाती है, तो सेल आउट होकर इसकी एसेट्स और लायबिलिटी जितनी है सारी की सारी कहाँ चल जाती है, परचेसिंग कंपनी के पास। तो क्या फ्री में देती है क्या, परचेसिंग कंपनी इसका क्या करेगी, आपको पेमेंट करेगी। तो पेमेंट में कुछ तो करेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर को, और इसको कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अब यही मान के चलना बेसिक सा इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं हमारे पास। अब पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन यानी पीसी का पेमेंट, तो इसको पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, पहला तो नेट पेमेंट मेथड, जैसे या तो कैश दे सकते हैं, या फिर खुद के क्या दे सकते हैं, या खुद के क्या दे सकते हैं, या खुद के क्या दे सकते हैं। अरे बेटा ये चीज ले देखिए आपको, या तो आप खुद की, या तो आप सामने वाले को भी सीधी सी बात है ना, पेमेंट कैसे करोगे, या तो कैश दे दो, या शेयर्स दे दो, या फिर क्या दे दो, डिबेंचर दे दो, या कोई अपनी फिक्स्ड एसेट दे दो। सामने वाले को क्या हो जाना चाहिए, पेमेंट, वो कहलाता है नेट पेमेंट मेथड। अरे ये चीज ले लीजिए आपको। और दूसरा मेथड होता है नेट क्या, असेट्स। इसमें तो क्लियरली इसकी पीसी की वैल्यू डिसाइड हो जाती है, फिर उसके बाद में हम इस मोड में उसको क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन नेट असेट्स मेथड में हमको पीसी की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए सीधी सीधी सन्ट्री एसेट्स ले लो, सारी की सारी किस कंपनी की, वेंडर कंपनी की, और माइनस क्या कर दो उसमें, सन्ट्री लायबिलिटीज ओनली और सिर्फ कौन सी, नॉन करंट और करंट, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस नहीं लेना। समझ आ गई बात। फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, पीसी। क्या कहलाएगी, पीसी। फिर उसको वो किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, कैश में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, या फिर डिविडेंड। बेटा ये चीज समझ में आ गई कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंटिंग थोड़ा लेवल है, और फर्स्ट की तरह तो है नहीं कि स्टेज की 2-4-5 वीडियो बनेगी पूरा कोर्स हो गया, या पोस्टिंग की थोड़ी बेसिक थ्योरी बनेगी तो काम हो जाएगा। थोड़ा यहाँ लेवल है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब उसका प्रॉपर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। दुकान बंद कौन सी हो रही है, वेंडर। दुकान जो बंद हो रही है वो क्या है, वेंडर कंपनी। बहुत आसान सा एग्जांपल है, सीधा सीधा। तो वेंडर कंपनी अपनी सारी एसेट्स को बांध के रखेगी, और सारी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को भी क्या करके रख देगी,
बांध के रख देंगे। समझ आ गई बात? तो पहली एंट्री ध्यान रखना, असेट्स, 4 एंट्रियां असेट्स और किसकी होगी, लायबिलिटी। ये अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्री है। क्या है, अकाउंट्स को क्लोज करने। तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया तो क्या है, सन्ड्री एसेट्स। अगर आपके पास उस असेट साइड में कोई फिक्टिशियस क्या है, लॉस, जैसे कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ क्या है, डिबेंचर्स है, तो ऐसे फिक्टिशियस लॉस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया तो क्या है, फिक्टिशियस लॉस। देखो ये भी असेट्स है और ये भी क्या है, फर्क क्या है, जिनकी वैल्यू है उसमें तो आपने क्या डाल दिया, रियलाइजेशन। जिनकी वैल्यू नहीं है तो ये आपकी परचेसिंग कंपनी इस चीज को नहीं लेगी, तो इस चीज को कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अपनी जेब में डालेंगे इसमें। अरे बात समझ में आ गई आपको। तीसरा, लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी और क्या है, करंट लायबिलिटी। किसके पास चली जाएगी, रियलाइजेशन यानी परचेसिंग कंपनी के पास। तो जिस तरीके से ये लॉस इसने ले लिए तो उस तरीके से क्या प्रॉफिट भी दे देंगे क्या इनको, तो प्रॉफिट भी खुद के पास रखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, रिजर्व्स या फिर सरप्लस अकाउंट दिया, तुम में क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर। अरे ये चीज क्लियर है क्या आपको? चलो 4 एंट्री हो गई। फिर पीसी की कितनी एंट्री होती है, 3। कितनी एंट्री होती है, 3। परचेसिंग कंपनी अकाउंट दिया और तुम में क्या करोगे, क्या बोला मैंने आपको, परचेसिंग कंपनी अकाउंट दिया, तुम में क्या करोगे, रियलाइजेशन। अरे बात समझ में आ गई आपको? तो सुनना है आपको। पहली तो परचेसिंग कंपनी कौन है, सामने वाली। तो सामने वाली कंपनी ने परचेसिंग कंपनी अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, उससे इतने रुपए क्या होंगे, वसूल होंगे। अब अगली एंट्री ये बताती है कि उससे उस रुपए में क्या क्या वसूल होगा। क्या आ सकता है, कैश आ सकता है, कैश अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर परचेसिंग कंपनी के और डिबेंचर भी किसके, और टू में क्या लिखोगे, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो क्या हो गया, सीआरओ। फिर इनको कौन बांटेगा, कंपनी के ओनर, वेंडर कंपनी के ओनर कौन है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू कैश टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस इन परचेसिंग कंपनी और डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी। अरे क्लियर है क्या आपको जी? चलो अब ध्यान से समझना आगे। 8 जो एंट्री होती है वो होती बैलेंसिंग फिगर वाली। देखो आपको ये एज अ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है तो आपको ये एंट्री थोड़ी याद ही करनी पड़ेगी, तो एक बार मैं तो रिव्यू दे देता हूँ आपको। रियलाइजेशन अकाउंट दिया तो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया तो क्या है, रियलाइजेशन। अरे समझ आ गई बात आपको? चलो अब ये वेंडर कंपनी की टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई, 8। अब सारा का सारा यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटी उठ के कहां गया, परचेसिंग कंपनी। तो उसके तो भाई आ गई कंपनी पूरी यहाँ पर, तो अब ये आने की एंट्री करेगा। क्या करेगा बेटा, ये आने की एंट्री। इसके पास क्या आया, असेट्स आई। पहली एंट्री सन्ड्री असेट्स अकाउंट दिया टू सन्ड्री, क्या करोगे, लायबिलिटी। और टू हमने वेंडर कंपनी को कितने रुपए का पेमेंट किया, वेंडर कंपनी को हमने कितने रुपए का पेमेंट किया, तो ये पीसी की वैल्यू आती है। किसकी आती है, पीसी। टू में क्या लिखना है, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। क्या है, लिक्विडेटर ऑफ। लिक्विडेटर कौन होता है सर, कि जब कभी भी कोई एक कंपनी सामने बंद हो जाती है तो उसका हिसाब कभी भी वो करने नहीं बैठते, या तो लॉयर करने लॉयर बैठता ही है और साथ साथ उसके सीए भी बैठता है। तो वो दोनों बंदे क्या कहलाते हैं, लिक्विडेटर। क्या कहलाते हैं, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर ऑफ क्या है, वेंडर कंपनी का लिक्विडेटर आएगा और हमसे पैसे ले जाएगा। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट का अमाउंट कम होती तो गुडविल से बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट का अमाउंट कम होती तो कैपिटल रिजर्व। अरे ये चीज के लिए देखिए आपको अलग है। अब लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को अपने क्या क्या दिया, कैश, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और क्या है, डिविडेंड। तो अमाल कमीशन ऑफ कंपनीज, सुनना यहाँ पर, अमाल कमीशन ऑफ कंपनीज में इसका मीनिंग क्या होता है, वापस देखो एक बार फटाफट बताओ क्या होता है इसका मीनिंग। कि दो कंपनियां या तो आपस में मिलकर नई कंपनी बन जाती है, या फिर कोई एक कंपनी बंद होके दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। समझ आ गया? बट उससे मतलब नहीं, जो कंपनी बंद हो रही है वो हमारे लिए वेंडर है, और जिसमें मर्ज हो रही है, जो नई कंपनी बन रही है, वो हमारे लिए क्या है, परचेजर। अरे समझ आ गया? तो वेंडर कंपनी से सारी एसेट्स और लायबिलिटी वहां चली जाती है। तो परचेसिंग कंपनी बदले में क्या देती है उसको, परचेस कंसिडरेशन, पीसी के अमाउंट देती है। समझ आएगा? तो पीसी के अमाउंट में क्या क्या दे सकती है, कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और क्या है, डिविडेंड। ये टाइप्स हो गए इसके।
क्लियर है क्या? और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 8 और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 2। तो इस तरीके से आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन इजी वे से क्या हो सकता है, प्रिपेयर हो सकता है। और थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो अब आपको थ्योरी पोर्शन पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप खुद से पढ़ने बैठो तो फिर आपको बताइए फिर वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है वो भी प्रैक्टिकल पोर्शन में गए ही नहीं। अरे क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अब मैं आपको है ना बता देता हूँ कि अगली क्लास में मैं आपको एक वीडियो और बनानी पड़ेगी मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। फिर उस क्लास में मैं आपको बोर्ड पे जो प्रैक्टिकल चैप्टर भी आने के हैं उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, बोर्ड पे लिखा दूंगा तो आप जो प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे हैं तो वो प्रैक्टिकल भी अटेंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा भी आपके पास समय है, इसी वे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। फिर उसके बाद परसों आपको फिर डीएम की भी क्लास आ जाएगी और एफएम की भी आ जाएगी। और आई होप सो समय मिला तो थ्योरी की भी बना देंगे जैसे लास्ट डे बनेगी बिफोर वन डे एग्जाम। क्लियर है क्या? जस्ट एक दिन पहले एग्जाम। नहीं यार ऐसे। चलो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर रीड फॉर वॉच। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए वॉच मतलब देखो आप और रीड करो अच्छे से, मेहनत करो, वो दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं करी काम। ओके ओके बाय बाय।